नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से। नगर निगम जोन अध्यक्षों का चुनाव होने जा रहा है। पार्षद जोन के अध्यक्ष को चुनने वाले हैं। रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों में ये चुनाव होंगे। पार्षदों को 12 बजे मौजूद रहने को कहा गया है। सभी जोन में प्रत्याशी कांग्रेस उतार रखी है। सिर्फ 3 से 4 जोन में ही बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। जोन चुनाव से ठीक पहले निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल। निर्दलीय पार्षद का वीरेंद्र देवांगन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सार्थक शर्मा की कांग्रेस वापसी हुई है। बागी बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 70 पार्षदों में कांग्रेस के 39, बीजेपी के 29 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। सीधा सीधा ये है कि हम लड़ा के, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा कि सेटलमेंट हो जाता था और हम नहीं चाहते कि किसी बात में सेटलमेंट हो। हम चाहते हैं इलेक्शन की प्रक्रिया इलेक्शन जैसे होना चाहिए। जो जोन अध्यक्ष बनकर आए उसको भी लगना चाहिए कि हम जोन अध्यक्ष बनकर आए। अब वो 4 में लड़ाएं, चाहे 5 में लड़ाएं, चाहे वो 10 में लड़ाएं, जितने जगह लड़ाना लड़ाएं, मगर हमारा यह प्रयास रहेगा हम 10 के 10 जगह चुनाव लड़ाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जोन अध्यक्ष बनकर सामने में आएंगे। काम व्यवस्थित ढंग से आम जनता को सुविधा मिले। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से जोन के चुनाव कराए जा रहे हैं और रातों रात जोन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। आज जोन का ना कोई सेटअप है, ना जोन में किसी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति। आखिर जोन का चुनाव करा के महापौर चाहते क्या है? आज वहाँ पे जनता का काम करने के लिए ना किसी की नियुक्ति हुई है। आखिर जनता अपने जोन में जाके करेगी क्या? ये महापौर को सोचना चाहिए कि पहले वहाँ पे सेटअप पूरा तैयार कर देते, पूरे कर्मचारियों की व्यवस्था कर देते, उसके बाद जोन का चुनाव उनको कराना था। लेकिन जो गुमान में है कि हम 9 जोन में अपना अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, गुमान भी उनका 11 तारीख को टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 से। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं अब देखने को मिलेगी आज? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और क्योंकि सभी जोन दफ्तरों में ही ये चुनाव होने हैं। नगर निगम के 10 जोन के लिए चुनाव होंगे और जोन अध्यक्ष यहाँ पर तय किए जाएंगे। लिहाजा जितने भी जोन दफ्तर बनाए गए हैं 10 शहर के जोन में, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होगी। जितने भी उस इलाके में, उस जोन में पार्षद आते हैं, वार्ड आते हैं, वो वार्ड पार्षद पहुंचेंगे और वही वार्ड पार्षद जो है वो अपना मतदान देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी संख्या बल में, क्योंकि कल ही 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामा है और इससे पहले 4 जो निर्दलीय हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में संख्या बल जो है वो कांग्रेस में ज्यादा दिखाई दे रही है और कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 39 की संख्या जो है वो कांग्रेस पार्षदों की है, 29 बीजेपी के हैं। तो जहाँ पे बीजेपी बहुल इलाका है बीजेपी पार्षदों का, वहां पर हो सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष तय हो। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस का दावा है कि 10 में से 9 जोन में उनके अध्यक्ष तय होंगे। बिल्कुल। लेकिन देवव्रत, एक सवाल यहाँ पर ये कि व्यवस्थाओं की कमी का हवाला देते हुए चुनाव न होने की बात जो अभी कही जा रही थी, उसमें किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक के राजधानी में केवल 8 जोन थे, 2 नए जोन बने हैं और उसमें केवल जोन अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। जबकि जो सेटअप तैयार किए जाते हैं उसके दौरान भर्ती होनी थी और उसके बाद जोन शुरू होने थे। तो बीजेपी का विरोध यही है कि पूरा सेटअप तैयार हो जाता, उसके बाद यहाँ पर जोन अध्यक्षों के चुनाव होने थे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अगर संख्या बल कांग्रेस का ज्यादा है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के ज्यादा यहाँ पर जोन अध्यक्ष चुनकर आने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ये भी दावा कर रही कि 3 से 4 जोन में उनके अध्यक्ष भी जो है वो बन सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा। तकरीबन 12 बजे का वक्त दिया गया है। 12 बजे सभी को एक साथ पहुंचने के लिए कहा गया है अलग अलग जोन दफ्तरों में और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर जोन की जंग में कौन विजेता होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि ये प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और 12 बजे सभी को एक साथ पहुंचने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। मौसम का मिजाज बदल चुका है। रायपुर में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम अचानक बदल गया है और बारिश होना शुरू हो चुकी है। मानसून से पहले की बारिश देखी जा रही है। अब इसे आप प्री मानसून भी कह सकते हैं या फिर
किसी विशेष सिस्टम की वजह से ये बारिश हो रही है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन मौसम अचानक परिवर्तित हुआ है और बारिश ने लोगों को थोड़ा सा सुकून जरूर दिया है, जो गर्मी से बेहद परेशान थे। रायपुर में इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर तैयार करने को कहा गया है, जिसके बाद रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम को कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। यहां ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन जिनमें लक्षण नहीं हैं। इंडोर स्टेडियम में 230 बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1200 से ज्यादा पहुंच चुका है और इसके बाद अब लगातार इसे कंट्रोल करने का प्रयास चल रहा है। अंबिकापुर से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। यहां मेडिकल कॉलेज से कोरोना के 20 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीज कोरिया और बलरामपुर जिले के हैं। अब कोविड वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 61 बची है, जिनका इलाज चल रहा है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे अस्पताल से आज करीब 20 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसमें से 15 मरीज जो हैं वो कोरिया ज़िले के हैं और ज़्यादातर लोग चिरमिरी के हैं और एक सोनहत की महिला मरीज है और 5 मरीज जो हैं वो बलरामपुर ज़िले से हैं। इनके डिस्चार्ज होने के बाद कवर्धा में कल 2 और कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव दोनों मरीज मजदूर हैं जो हाल ही में बाहर से लौटे थे। इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कल कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों से बातचीत की और कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामों को लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों ने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया है। अधिकारी और कर्मचारियों ने छुट्टियों और त्योहारों के दिन भी अपनी ड्यूटी निभाई है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अरपा नदी को नया जीवन देने के लिए इससे जुड़ने वाले नालों के सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम नरवा गरबा गुरबाबाड़ी योजना के तहत संचालित नरवा विकास कार्यक्रम की जानकारी भी देते नजर आए। सीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए जिले के कार्यों की सराहना की है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा है और CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उपक्रम घोषित करने की मांग की गई है। सीएम ने लिखा है कि इससे तेलंगाना से 2000 करोड़ रुपये राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। महासमुंद में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपये जब्त किए हैं। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उड़ीसा के बॉर्डर रेटिकूल में पुलिस ने कार से 1 करोड़ 12,99,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी उड़ीसा के बरगढ़ के रहने वाले हैं। हवाला का रुपयाखोरी की संभावना जताई जा रही है। IT की टीम मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध वाहन मिला जिसमें ऐसा कुछ लगा कि उसमें डिक्की में कुछ मॉडिफिकेशन है और उसमें जो सिंगोड़ा के थाना प्रभारी ने उसने पूछताछ की तो उसमें बोला इसमें कुछ माल रखा है करके, लेकिन माल के बारे में स्पष्ट उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा था। उसको थाना लाके जब चेक किया गया तो उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि इसमें तकरीबन 70 से 75 लाख है करके। जब इसको हम लोगों ने मशीन से गिनवाया तो गिनने के बाद ये पता चला कि इसमें 1 करोड़ 12 लाख और कुछ और रकम था, जिसको कि हमने CRPC की धारा 102 के तहत जब्त किया है। और इसमें घटना में प्रयुक्त वरना का और इसमें जो प्रतीक बरड़िया करके है जो कि मूलतः
टाउन थाना क्षेत्र बरगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका सोना चांदी का व्यापार है, उनके कब्जे से बरामद हुआ है। बलरामपुर के देवीगंज गांव में 2 सगी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि 10 साल की बबीता और 8 साल की कविता घर से कुछ दूरी पर बकरी चराने गई थी। इस दौरान दोनों तालाब में नहाने चली गई और तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। इलाके के लिए विधायक ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा जिले में कुएं में उतरे 4 लोगों की मौत हो गई। मामला खसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव का है, जहां निर्माणाधीन कुएं की सफाई के लिए 2 लोग कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की वजह से दोनों वहीं बेहोश हो गए, जिनकी मदद के लिए 2 अन्य लोगों को कुएं में उतरना पड़ा, लेकिन वो भी कुएं में बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को कुएं से बाहर निकालकर उन्हें जयजयपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। उतरे थे और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए, जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसी ग्रामीणों में से 2 लोग, जिनका नाम है हेमंत रात्रे, जिसकी उम्र 37 साल है, और चिंतामणि बंजारे 45 साल, ये दोनों उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कुएं में उतरे और उसके बाद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये दोनों भी वहां पर बेहोश हो गए। इस सूचना के बाद, ये सूचना मिलने पर 112 की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची और जिनके ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, परंतु वहां पर डॉक्टर के द्वारा उन चारों को मृत। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। शिक्षकों का आंदोलन 30 जून तक स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने ये आंदोलन स्थगित किया है। सीएम के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के विरोध में शिक्षक फेडरेशन आंदोलन पर उतरने जा रहा था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद ये आंदोलन स्थगित किया गया है। 30 जून तक के लिए ये आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, या फिर आप इसे पोस्टपोन समझ सकते हैं। अगर 30 जून तक का इनकी मांगों पर जो आश्वासन दिया गया है उसे पूरा नहीं किया जाता है, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जो विरोध शिक्षक कर रखे हैं उसको लेकर इनकी जो मांग है वो अगर पूरी नहीं की जाती है तो फिर पुनः ये आंदोलन की राह पकड़ेंगे। लेकिन 30 जून तक इन्होंने आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के मुताबिक 22 मई से बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडलों के आरक्षक काउंटर खोले गए हैं। स्पेशल ट्रेनों के लिए आरक्षक और कैंसिलेशन किए जा रहे हैं। टिकट के रिफंड के नियम भी बदलवा दिए गए हैं। रेल यात्री अपना रिफंड यात्रा की तारीख से 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पिटाई को लेकर गाइडलाइन तय किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने रायपुर के पुलिसकर्मी नितिन उपाध्याय को पार्टी बनाने की मांग की है। आरोपी पुलिसकर्मी ने लाठी से लोगों की पिटाई की थी। मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बिलासपुर के तारबहार स्थित पेट्रोल पंप पर भी पुलिस ने कर्मचारी और युवक की पिटाई की थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा है। राजनांदगांव के मानपुर ब्लॉक के खुरसेकला गांव के ग्रामीणों ने मिसाल बनाई है। ग्रामीणों ने खुद से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। नक्सल प्रभावित इलाके के इस गांव में सड़क नहीं थी। बरसात के दिनों में ये इलाका टापू बन जाता था। ग्रामीणों ने रोड के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार ग्रामीणों ने अपनी समस्या का हल खुद से निकालने की ठानी और श्रमदार कर रोड बना दी है। राजनांदगांव के खुरसेकला के ग्रामीणों ने ये मिसाल पेश की है। तो जब सुनने वाला कोई ना हो और लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब अपनी कोई सुन ना रहा हो तो फिर अपने हाथों में कुदाली फावड़ा लेकर
और इन ग्रामीणों ने ही अपनी खुद की सुध लेना शुरू किया, अपने लिए खुद रास्ता तय किया, अपने लिए खुद उन्होंने सड़क बनाने का काम किया। ये भी मांझी से कम नहीं हैं जिन्होंने अपने लिए रास्ता बना लिया। रायपुर के भाटागांव इलाके में जिस जर्जर पानी टंकी में दबकर एक मजदूर की मौत हुई थी, उसी टंकी को कल निगम की टीम ने विस्फोटक के जरिए गिरा दिया। टंकी को गिराने के लिए एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में डायनामाइट ब्लास्ट किया गया। इस दौरान आसपास के सभी मकानों को खाली करा लिया गया था और इलाके को सील किया गया था। टंकी ढहाते वक्त धमाका इतना तेज था कि विस्फोट से ध्वस्त मटेरियल दूर तक बिखर गया। कांकेर के ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसके तहत इन्हें 11 सुझावों से शपथ दिलवाई जा रही है। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं। इसी बीच ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत काम करवाए जा रहे हैं और शपथ में हाथ को बार बार धोना, मास्क लगाना, दूरी बनाकर रखना, हाथ न मिलाना जैसी शपथ दिलाई गई है। राजनांदगांव नगर निगम महापौर हेमा देशमुख ने निगम परिषद के सदस्यों के साथ शहर के सर्वेश्वर दास स्कूल का निरीक्षण किया। राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास म्यूनिसिपल स्कूल को राज्य सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी स्कूल की व्यवस्था को लेकर महापौर ने स्कूल का निरीक्षण किया और जो भी कमियां स्कूल में पाई गई उसे समय पर पूरा करने संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुसार विभिन्न जिलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है और इसी की तहत ये सौभाग्य हमारे नगर निगम स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत कर रहे हैं और इसी के तहत अभी 15 तारीख से यहाँ एडमिशन ओपन होने वाला है और इसी को देखते हुए हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं और तैयारी की देखिए खामियां ये है कि काम अभी धीरे गति से चल रही है। शायद कोरोना के कारण हम हर काम हमारे विकास का थोड़ा पीछे हो गया है, तो निश्चित रूप से ये तो हमारी खामियां हैं। बालोद में केंद्र सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का समुचित लाभ जिले के हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते शहर व ग्रामीण इलाकों के कई गरीब परिवारों के सर से अब छत गायब हो चुकी है। जबकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बालोद जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी देशलहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अपने पार्टी प्रमुख को खत लिखकर पीएम आवास की राशि जारी करने की मांग की है। कहते देखी के हम कर्जा उठाबो तब दे सकते हैं, इसे नहीं दे सकन। और 2-3 बार सचिव का भी गए हैं, सब वहाँ गए हैं, सब का कहते बैंक में पूरा पता करे हैं, तभी भी नहीं आते। तो मकान बनाते हो आप, कौन सी योजना से बनाते हो और अभी अधूरा काबर है? ये साहब आवासगिरी से है ये मकाम है ना, 25 किस्त में 25,000 मिला है। ये मकान 3 महीने हो गया रुक गया है पैसा के कारण। अभी पंचायत वगैरह में गए हैं पता करने? हाँ 2 बार गया था मैं। क्या बोले? तो बोला तभी ये लगा है किसी कारण से रुक गया है बोला। मेरे क्षेत्र में गरीब भाई मेरे पास आए, आप जनप्रतिनिधि हूँ मैं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास बनाने जा रहे हैं। किसी का तो डीपीसी बस हुआ है, किसी का दरवाजा लेंटर हुआ है, किसी का पूर्ण हुआ है, और पीएम आवास अभी तक आया नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैंने पीएम आवास के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मांग पत्र लिखी हूँ। ये विषय शासन के भी संज्ञान में है। करीब 6000 मकानों को हमको राशि जारी करनी है, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, उनके कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। तो इसके लिए हमने शासन स्तर पर पत्राचार किया है। शासन में जैसे ही पैसा प्राप्त होता है तो लोगों का जिनका जिस स्तर तक का मकान बन गया उनको हम पूरी राशि
तत्काल एफटीओ के माध्यम से भुगतान करवाएंगे। करोड़ों का राजस्व राशि बकाया होने से वित्तीय संकट झेल रहे कांकेर पालिका ने बकाया राशि वसूलना शुरू कर दिया है और बकायेदार दुकानदारों में अब सील लगाना शुरू कर दिया गया है। कांकेर नगर पालिका के व्यावसायिक परिसर बनाए गए हैं, जिसकी नीलामी हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकांश व्यवसायियों ने नीलामी की रकम जमा नहीं की है, जिसके चलते पालिका को इस तरह का कदम उठाने में मजबूर होना पड़ रहा है। पालिका ने अपनी तकरीबन 33 दुकानों की नीलामी की थी, जिनसे करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 88 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। क्षेत्र में टोटल 33 दुकानें हैं, जिसमें नया बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और मस्जिद कॉम्प्लेक्स और फायर स्टेशन तक की दुकानें हैं। 3,88,93,500 रुपये उच्चतम बोली इसमें आई थी और उस उच्चतम बोली के उसमें केवल 88,96,250 रुपये जमा हो पाए हैं। अभी तक 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी जो नीलामी में व्यक्ति भाग लिए हैं वो पैसा जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, इसलिए हमने दुकानदारों के ऊपर, कुछ लोगों पर कार्रवाई की। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी फाइटर की एक महिला कमांडो ने 8 महीने की बच्ची को गर्भ में लेकर नक्सलियों से लोहा लिखा। बीहड़ों में नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग पर निकलती रही, कई मुठभेड़ में शामिल रही, यहां तक कि सर्चिंग पर जाने के लिए सुनैना ने अपने अधिकारियों से भी गर्भवती होने की बात छिपाई। अब इस महिला कमांडो ने 2 मई को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब सुनैना अपनी बेटी को एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहती है। पटेल, मैं महिला डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर की कमांडर हूं और मैं 6-7 महीने तक पूरी गश्त कर चुकी हूं। अब मेरी बेटी 2 मई को आई है और एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मैं भी बहुत अच्छी हूं और मैं अपनी बेटी को अपने से बहादुर बनाना चाहती हूं और मेरे से उच्च अधिकारी बनाना चाहती हूं। IPS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो। मुझे गर्व है मुझे कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है। इतने गश्त जाने के बावजूद भी मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी बेटी भी स्वस्थ है। किस तरीके से आपने 7-8 महीना गर्भ लेकर जंगलों में नक्सलियों से मोर्चा लिया, जहां पर आम पुलिस के जवान भी जाने से घबराते हैं, लेकिन आपने गर्भ धारण करके नक्सलियों से लोहा लिया। कितने मुठभेड़ों में आप शामिल रही हैं ऐसे गर्भ धारण? मैं 2-3 मुठभेड़ में शामिल रही। जहाँ जहाँ कैंप खुला, कैंप अटेंड करे, कैंप खोले। कैंप 45 दिन पोटाली कैंप है अरनपुर, जिसमें रोड नहीं बना था जाने के लिए, बहुत जंगल पहाड़ी था, जिसे हम लोग रोड को काटते हुए बाइक से गए थे और अब 2-3 नदी नाले पार किया, पर पावरनार गए थे, छिन्नार गए थे। जहाँ छिन्नार पावरनार में अभी जो पुल बन रही है, उस पुल अभी बनी नहीं है, तो हम ऐसी नदी पार करके ही चले गए थे। और चलिए फिलहाल इस सब बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।